गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। हम जब किताब अपनी खोलते हैं 6th 7th 8th की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें कई वर्ड ऐसे आते हैं जैसे क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, परिधि, ऐसे सारे शब्द हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमें उन शब्दों का पता नहीं चल पाता कि ये आखिर है क्या। आज की इस क्लास में उन सभी शब्दों को जानने के लिए हमें गणित की ज्यामिति जो आकृति है उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपकी वीडियो आज बहुत ही आपके काम की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की क्लास में हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर हमारे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में हमें पता चल गया तो हम क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, परिधि ये सब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ज्यामितीय आकृति मीन्स एक आकृति जिसे एक ज्यामितीय रूप दिया हुआ है। वो आपकी त्रिभुज भी हो सकती है, चतुर्भुज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले आकृतियों के प्रकार। आकृति हमारी दो प्रकार की होती है। आकृतियों के प्रकार, ज्यामितीय आकृतियों के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार। पहला 2D और दूसरा हमारा होगा 3D। ये आपको याद रखना है, 2D और दूसरा हमारा 3D। पहला 2D और दूसरा 3D। 2D को हिंदी में कहेंगे द्विविमीय, द्विविमीय, और 3D को हिंदी में कहेंगे त्रिविमीय। द्विविमीय और त्रिविमीय यानी कि जिसमें दो विमाएं होती हैं उसे हम द्विविमीय कहेंगे, जिसमें तीन विमाएं होती हैं उन्हें हम त्रिविमीय कहेंगे। इनको देखने में फर्क पता चल जाता है कि आपकी दो विमीय है, ये आपकी तीन विमीय है। जैसे कुछ आकृति ऐसी होती है जिनमें केवल दो विमाएं जैसे लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें द्विविमीय कहेंगे। और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीज होती हैं, उन्हें हम त्रिविमीय कहेंगे। इसके आधार पर आकृति हमारी दो तरह की होगी, द्विविमीय और त्रिविमीय। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविमीय की। मान लीजिए आप अपने खेत में जाते हैं, आप देखते हैं आपका खेत इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और इतना लंबा है। जब तक हमें आकृतियों का नहीं पता होगा तब तक हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, उसका आयतन नहीं निकाल सकते और उसका हम परिमाप या परिधि नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले द्विविमीय, मान लीजिए फर्श है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। फर्श की लंबाई या चौड़ाई है, वो हमारी ऊंचाई नहीं है, इसलिए ये द्विविमीय है। या हम एक गोला खींच लेते हैं, एक खेलने के लिए हमने एक गोला खींच लिया तो गोले में चौड़ाई लंबाई तो नहीं है, लेकिन केवल या उसके बीच में चौड़ाई है, उसमें परिधि है, उसमें व्यास है, उसमें त्रिज्या है, लेकिन उसमें ऊंचाई नहीं है। मान लीजिए आप एक चूड़ी देखिए, चूड़ी को आपने रखा, हालांकि चूड़ी पे ऊंचाई होती है, उसे ये मान के चलिए कि उसकी कोई ऊंचाई नहीं है। एक धागे से आपने एक गोला बना लिया तो उसके वो इतना एरिया है, तो वो हमारी द्विविमीय हुई। तो द्विविमीय आकृति वैसे तो बहुत है, लेकिन आपके मतलब की कुछ ही आकृति हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसी तरह त्रिविमीय भी काफी आकृति है, उनमें भी मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले द्विविमीय आकृति में, द्विविमीय जिनमें दो विमाएं होती हैं, जिनमें दो विमाएं होती हैं। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई, और जिनमें तीन विमाएं होती हैं, जिनमें तीन विमाएं होती हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, ये आपका
एक आयत की शेप में है, ये आपकी आयत की शेप में है, जिसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। ये हमारा ब्लैक बोर्ड द्विविमीय हुआ। लेकिन अगर इस ब्लैक बोर्ड को हम ऐसे रख देते हैं, जैसे हमारी एक बुक है, अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, ये इतना पोर्शन हम देखते हैं, तो ये द्विविमीय आकृति होगी, आयत का शेप है। और अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं, इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई है, ये हमारी द्विविमीय आकृति हो गई, जिसमें 3 विमाएं हमें देखने से दिख रही हो। तो द्विविमीय आकृति में नंबर 1 होती है त्रिभुज। सबसे पहले होती है त्रिभुज। सबसे पहली आपकी त्रिभुज। त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजाएं। ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। हालांकि इसकी भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, इसकी भुजाएं 2 भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, इसके कोण अलग अलग हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद केवल आपको परिचित कराना है कि त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका एक चित्र बना देते हैं। ये हमारा त्रिभुज है। मान लीजिए आपका कोई खेत है और वो उसमें 3 ही भुजाएं हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है जब रास्तों के कोने पे कोई खेत आ जाता है तो उसमें तीन भुजाएं होती हैं, यानी त्रिभुज आपका खेत हो गया। तो इस तरह के खेत को त्रिभुज कहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगा। अगर हम इस खेत के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, मान लीजिए हम यहां से चले, फिर यहां से यहां पर पहुंच गए, फिर यहां से यहां पर पहुंच गए, तो ये जो हमने दूरी चली, चारों तरफ की चली दूरी, उसे कहेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज के चारों तरफ या 3 तरफ, त्रिभुज के 3 तरफ जो हम दूरी तय कर रहे हैं उसे त्रिभुज का परिमाप कहेंगे। ये भी लिख लेते हैं परिमाप। किसी आकृति, कुछ भी आकृति हो सकती है, किसी आकृति या ऐसी बात, परिमाप बाद में बता देते हैं। परिमाप और क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बाद में बता देंगे। सबसे पहले हम आकृतियों के बारे में ही बता देते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो परिमाप हो गया। एक चक्कर लगाने में चली दूरी, इसका एक चक्कर अगर हम लगाएंगे तो उसमें कितनी दूरी चलेंगे वो उसका परिमाप कहलाएगा। और इसके बीच में कितना योग है, हम इसमें कितना गेहूं चावल कुछ भी बो सकते हैं, इसके बीच में कितना भाग है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। कितना भाग घिरा है, भाग भुजाओं द्वारा घिरा है, उसे क्षेत्रफल कहते हैं। बच्चों इनको आप अच्छे डायग्राम बनाकर कॉपी की दूसरी तरफ इस तरह से परिमाप, एक चक्कर में चली गई दूरी, कितना भाग भुजाओं से गिरा है, ये सब अपनी कॉपी में करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे जो भी मैं आपको दूंगा वो काम सब आपको अपनी कॉपी में करना है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज हमारे कई तरह के होते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। दूसरी आकृति क्या होगी हमारी? चतुर्भुज। चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजा। ऐसी आकृति
जो चार भुजाओं से घिरी हो उसे चतुर्भुज कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता चतुर्भुज क्या कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी आकृति, ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। चार भुजाओं से क्या करती चतुर्भुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज। तो चतुर्भुज हो जाएगा आपका चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये आपकी चार भुजाओं से घिरी आकृति हो गई। उसके बाद एक आकृति और लेते हैं पंचभुज। पंच का मतलब पांच, पांच भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। पांच भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज। परिमाप सबका वही होगा। अगर पांच उसका एक चक्कर लगाएंगे, पांच की पांच साइडों के बराबर बराबर हम चलेंगे तो उसका परिमाप हो जाएगा। पांच भुजाओं से घिरी क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्र कितना होगा, वे उसका क्षेत्रफल होगा। ये आपकी त्रिभुज हो गई, चतुर्भुज हो गई, पंचभुज हो गई। एक आकृति होती है आपकी, इनके चित्र बना लेंगे। चतुर्भुज की कोई चार भुजाएं इस तरह से बना लीजिए। पंचभुज में पांच भुजाओं की एक आकृति इस तरह से बना लीजिए। ये आपकी पंचभुज हो गया, पंचभुज। ये आपका चतुर्भुज होगा। अब बताते हैं वृत्त। वृत्त यानी आम भाषा में हम खेलते हैं तो हम कह देते हैं गोला बना लो। एक गोला बना लो, एक ऐसी आकृति जिसमें सीधी लाइन ना हो। आपके पास दो तरह की लाइन होती है। एक होती है वृत्त लाइन, इस तरह से जो आप चाप लगाते हैं, इस तरह की लाइन होती है। एक सीधी लाइन होती है। तो वृत्त में सीधी लाइन नहीं होती, वृत्त में इस तरह की लाइन होती है। ये जो तिरछी लाइन होती है। तो वृत्त किसे कहेंगे, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसमें, आपकी भाषा में लिखवा रहा हूं मैं, जिसमें सीधी लाइन न होकर, सीधी लाइन न होकर वृत्त, तिरछी लाइन होती, तिरछी नहीं कहेंगे इसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा वर्ड क्या कहूं। एक चाप लाइन न होकर चाप से बनी आकृति होती है तथा इसकी दूरी केंद्र से बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। इसकी दूरी जो होगी, मान लीजिए यहां पर कोई एक लकड़ी गड़ी हुई है, उस पर धागा बांध दिया आपने, धागा बांधकर हमने उसके चारों तरफ घूम लिए, तो ये आपका एक वृत्त बन गया। इसकी दूरी सदा बराबर होगी, इसे कहेंगे हम वृत्त। एक ऐसी आकृति में सीधी लाइन नहीं होती, उसमें इस तरह की लाइन होती है, इस तरह की। ये चाप हो गया, फिर एक अगला चाप हो गया, और हर चाप की दूरी जो होगी केंद्र से बराबर होगी, इसे हम कहेंगे वृत्त। एक बात हो, वृत्त के चारों तरफ अगर हम चलेंगे तो अब हम उसे परिमाप नहीं कहेंगे। जैसे हमने त्रिभुज के चारों तरफ चले, चतुर्भुज के चारों तरफ चले, पंचभुज के चारों तरफ चले, उसको हमने परिमाप कहा। लेकिन इसके चारों तरफ अगर हम चक्कर लगाएंगे उसे हम परिधि कहेंगे। परिधि याद रहेगा। इसके बीच में तो वही क्षेत्रफल होगा। जैसे उनमें क्षेत्रफल होता है, गिरावा क्षेत्रफल कहलाता है, ऐसे ही इनमें भी गिरावा क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन इसके चारों तरफ अगर हम चलेंगे तो उसे परिधि कहेंगे, इनके चारों तरफ चलेंगे तो उसे परिमाप कहेंगे। तो ये हमारी द्विविमीय आकृति हुई, जिनमें दो विमाएं होती हैं। अब बात आती है त्रिविमीय आकृतियों की।
यहां पर बना देता हूं त्रिविमीय आकृति। जैसे नंबर 1 ले लेते हैं हम घन। घन घन एक ऐसी आकृति होगी, आपने अक्सर अपने घरों में खेलते हैं, आपने देखी होगी जब हम लूडो खेलते हैं तो उसकी गिट्टी होती है, लूडो की गिट्टी होती है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। आपने देखा होगा उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो वो कहलाता है हमारा घन। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है, उसे घन कहते हैं, घन कहते हैं। ऐसी एक आकृति बनाएंगे बराबर बराबर लंबाई की, और इसको हम इस तरह से दिखा देंगे। ये हमारा घन बन गया, जैसे लूडो की गिट्टी। खेलने का पांसा, ये हो गया हमारा घन। अब इसका घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसके क्षेत्रफल के अंदर इसके फलक, वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं घन के बारे में बताऊंगा। इसके फलक, इसकी कोर, ये सब चीज बारे में बाद में बताएंगे, फिलहाल आपको इतना ही याद करना है। उसका आयतन कैसे निकालेंगे? उसके बाद आती है घनाभ। घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, तो माचिस की डिब्बी की चौड़ाई अलग होती है, लंबाई अलग होती है और उसकी ऊंचाई अलग होती है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई अलग अलग होती है, उसे घनाभ कहते हैं। आप इसकी इस तरह से बना लेंगे। ये आपकी एक माचिस की डिब्बी हुई, या ईंट कह लीजिए, ईंट आपने देखी होगी जो आपके घरों में लगती है, वो भी क्या होती है हमारी घनाभ होती है। कोई बक्सा, इसके उदाहरण लिख देंगे, जैसे माचिस और ईंट, बक्सा, ये हो गए हमारे घनाभ। इसमें 3 विमाएं हैं, इन सब में क्या है? 3 विमाएं हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अब आता है बेलन। अब ये बेलन क्या होता है? आपने देखा होगा आपके घर में कोई पाइप पड़ा हो प्लास्टिक का, वो भी बेलन है। आपके घर में जब खाना बनाते थे तो उसमें हवा मारने के लिए फूंकनी होती है, उसको भी हम बेलन कहते हैं। इस तरह से आप बेलन बना सकते हैं, ये भी एक बेलन है। बेलन का मतलब एक वृत्त है, उसके ऊपर बहुत सारे वृत्त जब आपस में मिल जाएं, यानी कि वृत्त में आपका वो गोलाई तो थी और उसके ऊपर असंख्य गोलाई बन जाए, तो वो आपका बेलन बन जाता है। ये आपका हुआ बेलन। असंख्य के असंख्य वृत्त एक के ऊपर एक रखने पर बनी आकृति, ये आपकी बेलन कहलाएगी। और अब आता है आपका शंकु। अब शंकु क्या होगा? शंकु जैसे आप बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे में आपके सिर पर एक टोपी रख दी जाती है,
वो कैसी होती है? शंकु होती है, ऊपर चोंच होती है और नीचे को इस तरह से उसका ढलान होता है, वो हमारा होगा शंकु या टेंट, या क्या होगा हमारा? टेंट। इस तरह की आकृति ये कहलाएगी हमारी शंकु। उसके बाद एक आकृति और ले लेते हैं, गोला। पहली आकृति हमारी वृत्ति, वृत्त का मतलब प्लेन पर आपने एक लकीर खींच दी, इस तरह से लाइन खींच दी तो वो आपका गोला वृत्त बन गया। और जैसे आपने गेंद ले ली जो भारी हो, सॉलिड हो, गोल है बिल्कुल लेकिन सॉलिड है, उसे कहेंगे हम गोला, जैसे गेंद। अब इनके बारे में हम अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि आकृति हमारी दो प्रकार की होती है, द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय जिनकी दो विमाएं, त्रिविमीय जिनकी तीन विमाएं। इस तरह से ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना है। ये हमारी सारी आकृति हुई। इनके बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिखवाया क्योंकि ये अभी आपकी इतनी ज्यादा काम की नहीं है 6th क्लास में। इनमें बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।